राधे राधे आप सभी को। आप सभी का स्वागत है क्लास में। तो आज हम देखेंगे कम्युनिटी में डाले गए प्रश्नों का सही जवाब देखेंगे। ठीक, बिल्कुल आप सभी ने, कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है, कुछ लोगों ने गलत जवाब दिया है, लेकिन ऐसे डाउट बना रहेगा। तो हम यहाँ पे सही जवाब देखेंगे, जिससे आप सभी का डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे है। ठीक, पहला प्रश्न ये डाला गया था। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न डाले जाते हैं, बिल्कुल चुन चुन के, ठीक, जो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है या जो जानना आप लोगों को जरूरी है। तो पहला प्रश्न हमारा ये है कि भारतीय ग्रामीण संस्कृति की महत्ता का चित्रण प्रसाद के किस उपन्यास में मिलता है। क्या प्रश्न है कि भारतीय ग्रामीण संस्कृति का चित्रण प्रसाद के किस उपन्यास में मिलता है। तो विकल्प है कंकाल, तितली, इरावती, इनमें से सभी। ठीक, तो क्या राइट आंसर होगा? तितली सही जवाब है। और 100% बिल्कुल सभी ने इसका जवाब क्या दिया है, सही दिया है। ठीक, तो भारतीय ग्रामीण संस्कृति की महत्ता का चित्रण किसमें मिलता है? तितली उपन्यास में मिलता है प्रसाद का, ये ध्यान देना है। ठीक, इसका जवाब तितली होगा, बिल्कुल आप सभी ने सही बताया है। चलिए अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि कल्याणी उपन्यास के लेखक कौन हैं। क्या प्रश्न है कि कल्याणी उपन्यास के लेखक कौन है। तो कल्याणी प्रसाद के नाटक की पात्र है ना। तो कुछ लोग क्या हुए, कुछ लोग भटक गए थे। तो 18% लोग जयशंकर प्रसाद को लगा दिए, पर ये जवाब क्या है, ये गलत है। ठीक, कल्याणी उपन्यास के लेखक कौन है। तो कल्याणी उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र है। ये बिल्कुल क्या है, ये सही है। ठीक, बिल्कुल 76% लोगों ने सही जवाब दिया है। कल्याणी उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि कथन है एक। ठीक, क्या है कथन कि यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर। ये कथन किसका है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने लिख दिया था। तो ये कथन किसका है कि यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर। तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जो विकल्प 4 में है। ठीक, किसका है? तो शुक्ल जी का है। 87% लोगों ने सही जवाब दिया है। बाकी ये 7% लोग जो हैं यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब 14% लोगों ने गलत बताया है। ठीक, ये किसका कथन है? तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर, ये शुक्ल जी ने कहा है। चलिए अब आते हैं हम कि नई कविता में मुक्त छंद। नई कविता में मुक्त छंद निबंध किसका है। ये मैंने आप सभी से प्रश्न किया था क्लास में, तो केवल 1-2 लोगों ने सही जवाब दिया था, बाकी सबका गलत था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया। ठीक, ताकि आप लोगों को हमेशा के लिए ये याद हो जाए। एक बार वहाँ देखिए, एक बार क्लास में देखिए, कम्युनिटी में देखिए, फिर अब कम्युनिटी के प्रश्नों को हल कराया जाएगा, तब देखेंगे आप लोग। तो 4-5 बार जब देख लेंगे तो ऐसे ही नहीं भूलेगा ये। ठीक, तो नई कविता में मुक्त छंद निबंध किसका है। तो ये निबंध है राम स्वरूप चतुर्वेदी का। किसका है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी का निबंध है। डी ऑप्शन क्या है, राइट है। ठीक, नई कविता में मुक्त छंद, नई कविता में मुक्त छंद निबंध किसका है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। चलिए अगला हमारा प्रश्न ये है कि कौन यशपाल का उपन्यास नहीं है। क्या बताना है कि कौन यशपाल का उपन्यास नहीं है। तो ऑप्शन देखेंगे, अप्सरा का श्राप, ये है। परख, परख नहीं है, किसका है? परख जैनेन्द्र का है। ठीक, तो बिल्कुल 95% लोगों ने सही जवाब दिया है। दिव्या यशपाल का है। दिव्या किसका है? यशपाल का है। अमिता भी यशपाल का है। कौन सा यशपाल का नहीं है? तो परख यशपाल का नहीं है, ये जैनेन्द्र का है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अप्सरा का श्राप, दिव्या, अमिता, ये तीनों यशपाल का है, परख जैनेन्द्र का है। चलिए अगला हमारा प्रश्न ये था कि बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया है। बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया है। तो विकल्प है भारतेंदु, दूसरा है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी और चौथा है रामचंद्र शुक्ल। ठीक, तो बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया है।
तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। 93% लोगों ने सही जवाब दिया है, 7% लोग भटक गए थे। ठीक। बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। चलिए अब जवाब दीजिए। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है कि अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार कौन है? प्रश्न ये है कि अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार कौन है? तो विकल्प में है शंपूर्णानंद, 7% लोगों ने गलत जवाब दिया है। फिर दूसरे विकल्प में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, 27% लोगों ने गलत जवाब दिया है। तीसरे विकल्प में श्याम सुंदर दास, किसी ने भी नहीं दिया है इनको। चौथे विकल्प में है अध्यापक पूर्ण सिंह, ये राइट है। ठीक। श्रम की किस निबंधकार ने श्रम अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को अधिक महत्व दिया है? तो ना महावीर होंगे ना संपूर्णानंद होंगे। ठीक। अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार कौन है? तो अध्यापक पूर्ण सिंह है, ये ध्यान देना है। अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार पूर्ण सिंह हैं। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी से कि आधुनिक हिंदी का आदिकाल, आधुनिक हिंदी का आदिकाल इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो पहला विकल्प है नंद दुलारे वाजपेयी, दूसरा है रमाशंकर शुक्ल रसाल, तीसरा है नलिन विलोचन शर्मा, चौथा है श्री नारायण चतुर्वेदी। ठीक। तो 79% लोगों ने केवल सही जवाब दिया है, श्री नारायण चतुर्वेदी है। ठीक। आधुनिक हिंदी का आदिकाल। ठीक। ये ग्रंथ कौन लिखा है? आधुनिक हिंदी का आदिकाल नाम से ग्रंथ लिखा है श्री नारायण चतुर्वेदी ने। आधुनिक हिंदी का आदिकाल नाम से ग्रंथ श्री नारायण चतुर्वेदी ने लिखा है। ठीक। चलिए अब आते हैं आगे। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? क्या है? खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? पहला विकल्प में है मोतीलाल मेनारिया, दूसरा विकल्प है ब्रजरत्न दास, तीसरा विकल्प है वियोगी हरि और चौथा विकल्प है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ठीक। तो खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? तो ब्रजरत्न दास हैं। 77% लोगों ने सही जवाब दिया है। ठीक। न मेनारिया होंगे, न वियोगी होंगे, न लक्ष्मी सागर होंगे। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ब्रजरत्न दास हैं, ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, एक पंक्ति दी गई थी। पंक्ति क्या है कि एक संग धाये नंद लाल और गुलाल दो। पंक्ति है कि एक संग धाये नंद लाल और गुलाल देव। पंक्ति के लेखक कौन है? तो पंक्ति के लेखक कौन है? तो पंक्ति के लेखक पद्माकर हैं। बिल्कुल 91% लोगों का जवाब सही है। एक संग धाये नंद लाल और गुलाल दो, पंक्ति के लेखक पद्माकर हैं, ध्यान देना है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा ये है कि औरत उपन्यास के लेखक कौन है? औरत उपन्यास के लेखक, तो औरत उपन्यास के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं, ये ध्यान देना है। ठीक। शिव प्रसाद सिंह हैं। औरत उपन्यास के लेखक कौन है? तो औरत उपन्यास लिखा था शिव प्रसाद सिंह ने। चलिए देखिए अगला उपन्यास क्या है हमारा, तोड़ो कारा तोड़ो। क्या है? तोड़ो कारा तोड़ो उपन्यास किसका है? तो ये उपन्यास है नरेंद्र कोहली का। 87% लोगों का जवाब सही है। ठीक। तोड़ो कारा तोड़ो उपन्यास किसका है? तो नरेंद्र कोहली का है, ध्यान देना है, बड़ा फेमस उपन्यास है। चलिए अगला आते हैं प्रश्न पे हम। वेणु संहार नाटक किसका है? क्या प्रश्न है हमारा कि वेणु संहार नाटक किसका है? तो वेणु संहार नाटक है, देखिए 57% लोगों का जवाब सही गलत है। बद्री नारायण भट्ट का नहीं है वेणु संहार नाटक, ये क्या है? जवाब गलत है। ना राधाचरण गोस्वामी का है, ये भी गलत है। ठीक। वेणु संहार नाटक किसका है? तो बाल कृष्ण भट्ट का है। 36% लोगों का जवाब सही है। ठीक। वेणु संहार नाटक किसका है? तो बालकृष्ण भट्ट का है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा ये है कि गुलरा बेगम उपन्यास के लेखक कौन है? प्रश्न क्या है कि गुलरा बेगम उपन्यास के लेखक कौन है? तो गुलरा बेगम उपन्यास के लेखक कौन है? शरद पगारे हैं, ध्यान देना है। 94% लोगों का जवाब सही है। गुलरा बेगम, गुलरा बेगम किसका उपन्यास है? तो शरद पगारे का है।
और कुछ लोग गुलरा के बाबा समझ के 6% लोग मार्कंडे को लगा दिए। तो गुलरा के बाबा मार्कंडे की कहानी है और गुलरा बेगम उपन्यास है शरद पगारे का, ध्यान देना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आते हैं। व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं च्युत संस्कारत्व दोष के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? च्युत संस्कारत्व दोष के अंतर्गत आते हैं व्याकरण विरुद्ध प्रयोग। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि अर्थ वैमल्यम प्रसादः, अर्थ की विमलता ही प्रसाद का गुण है। ठीक, उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य की है? क्या दिया गया है कि अर्थ वैमल्यम प्रसादः, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। ये परिभाषा किस आचार्य की है? तो अर्थ वैमल्यम प्रसादः, वैमल्यम से पकड़ लेंगे किसका है? तो वामन का है। और अच्छी बात है कि 100% लोगों का जवाब सही है। ठीक, ये किसकी परिभाषा है? तो वामन का है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि 10 रूपकम के लेखक कौन हैं? तो कुछ लोग दंडी लगाए हैं, दंडी नहीं है भाई। 10 रूपकम के लेखक कौन हैं? तो 10 रूपकम के लेखक हैं धनंजय। 10 रूपकम के लेखक कौन है? तो धनंजय हैं, ये ध्यान देना है। ठीक, 10 रूपकम के लेखक धनंजय हैं, ये आप सभी ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी से कि यात्री मित्र यात्रा वृतांत के लेखक हैं। यात्री मित्र यात्रा वृतांत के लेखक कौन हैं? तो यात्री मित्र यात्रा वृतांत के लेखक सत्यदेव परिव्राजक हैं। कौन हैं? तो सत्यदेव परिव्राजक हैं। ऑप्शन ए राइट है। ठीक, यात्री मित्र यात्रा वृतांत के लेखक सत्यदेव परिव्राजक हैं। ऑप्शन ए इसका राइट है। चलिए ये तो आप लोगों को अब याद है मुझे कि पेपर तक आप लोगों को अब ये नहीं भूलेगा। अब तो आप सभी को बिल्कुल याद हो गया होगा। ठीक, कि यात्री मित्र यात्रा वृतांत सत्यदेव परिव्राजक का है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है। क्या प्रश्न है कि भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या 10 मानी है। कितनी मानी है? तो 10 मानी है। 85% लोगों ने सही जवाब दिया है। भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या 10 मानी है, ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन है जात अजो वहीं वा जमुना के तीर। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो पंक्ति में स्मरण अलंकार है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, कौन सा अलंकार है? स्मरण अलंकार है, ध्यान देना है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, इसमें स्मरण अलंकार है, ध्यान देंगे। 100% लोगों का जवाब सही है। चलिए फिर अगला प्रश्न है हमारा आप सभी से कि स्वयं को कुकवि कहने वाले कौन हैं? किसने स्वयं को कुकवि कहा है? तो 100% लोगों का जवाब सही है कि स्वयं को कुकवि कहने वाले स्वयंभू हैं। कौन है? तो स्वयंभू हैं, ध्यान देना है। 100% जवाब सही आया है, एक भी गलत नहीं हुआ है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न ये है कि काहे को बियाहे परदेश सुन बाबुल मोरे। काहे को बियाहे परदेश सुन बाबुल मोरे, पंक्ति किसकी है? ठीक, तो ये पंक्ति किसकी है? तो 11% लोगों का जवाब बिल्कुल क्या है? गलत है, बिल्कुल गलत है। विद्यापति की नहीं है भाई। काहे को बियाहे परदेश सुन बाबुल मोरे, ये पंक्ति अमीर खुसरो की है। 89% लोगों का जवाब बिल्कुल राइट है। किसकी है? तो अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो कहते हैं कि काहे को बियाहे परदेश सुन बाबुल मोरे, ये उनकी पंक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कथन है। कथन क्या है कि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा करना था, न कि कवि कीर्तन करना। ये कथन किस आलोचक का है कि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा करना था, न कि कवि कीर्तन करना। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन हमारे रामचंद्र शुक्ल जी का है। बिल्कुल 100% जवाब सही आया है। ठीक,
रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कहा है कि हमारा उद्देश्य अपने इतिहास का एक पक्का ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी एक कथन दिया गया है कि दोहा अपभ्रंश का लाडला छंद है। क्या है? लाडला छंद है। 7वीं सदी के बाद भारतीय साहित्य में इसका दर्शन होता है। ये कथन किसका है? हम सभी जानते हैं कि दोहा अपभ्रंश का लाडला छंद है, पर ये कहा किसने है? तो ये कहा है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि 100% जवाब सही आया है कि दोहा अपभ्रंश का लाडला छंद है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक, चलिए आगे हमारा प्रश्न ये है कि सबदी के रचनाकार कौन है। इस प्रश्न को इसलिए रखा गया क्योंकि सबद और सबदी ये दो रचनाएं बड़ी कंफ्यूज करती हैं। तो सबदी किसकी है? सबदी गोरखनाथ की है। ठीक, और कबीर की क्या है? कबीर की सबद है, साखी शबद रमैनी। कबीर की सबद है और सबदी किसकी है? सबदी गोरखनाथ की है, ध्यान देना है। ठीक, सबदी गोरखनाथ की है, कबीर की क्या है? कबीर की सबद है। चलिए, तो सबदी किसकी है? सबदी गोरखनाथ की है, ध्यान देना है आप सभी को। 75% लोग सही जवाब दिए हैं कि सबदी गोरखनाथ की है। गोरखनाथ की सबसे प्रमाणिक रचना है सबदी। और 25% लोग क्या हुए? भटक गए। ठीक है, उन्हें गलत जवाब दे दिया। कबीर की नहीं है, सबदी गोरखनाथ की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न ये है कि हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास, ये ध्यान देना है, यही मेन है। नहीं सॉरी, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास क्या है? तो विकास है। जब यहाँ पे विकास दे देगा तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? इसके लेखक हरिऔध हो जाएंगे। ठीक, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास के लेखक कौन है? तो हरिऔध है, ध्यान देना है। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास ग्रंथ के लेखक हरिऔध है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि प्राकृत व्याकरण ग्रंथ किसका है? तो प्राकृत व्याकरण ग्रंथ किसका है? तो 9% लोगों का जवाब बिल्कुल गलत है, भटक गए हैं वो लोग। ठीक, प्राकृत व्याकरण ग्रंथ किसका है? तो प्राकृत व्याकरण ग्रंथ किसका है? हेमचंद्र का है। 91% जवाब सही आया है। प्राकृत व्याकरण ग्रंथ किसका है? तो हेमचंद्र का है, ध्यान देना है। ठीक, प्राकृत व्याकरण हेमचंद्र ने लिखा है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा आप सभी से कि अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहते हैं? अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वेद व्यास पुष्पदंत को कहा जाता है। 100% राइट आंसर है। ठीक, अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहते हैं? तो पुष्पदंत को कहा जाता है, ध्यान देना है। चलिए बिल्कुल जवाब सभी का सही है। अपभ्रंश के वेद व्यास कौन है? पुष्पदंत हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास। देखिए वहां पे क्या था? हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास था, और यहाँ पे हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास है। ठीक, तो जब इतिहास देगा तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? चतुरसेन शास्त्री। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास के लेखक चतुरसेन शास्त्री हैं। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास। और जब यहाँ पे इतिहास की जगह पे विकास दे देगा तब हरिऔध हो जाएंगे, और जब इतिहास दे देगा तो चतुर्सेन शास्त्री हो जाएंगे। ये आप सभी को ध्यान देना है। चलिए फिर हमारा अगला प्रश्न है कि आदिकाल को अपभ्रंश जातीय साहित्य का उदय नाम किसने दिया है? आदिकाल को अपभ्रंश जातीय साहित्य का उदय नाम किसने दिया है? तो आदिकाल को अपभ्रंश जातीय साहित्य का उदय नाम दिया है बच्चन सिंह ने। किसने दिया है? तो बच्चन सिंह ने दिया है। 89% लोगों का जवाब सही है, ये गलत है, शंभुनाथ ने नहीं दिया है। ठीक, आदिकाल को अपभ्रंश जातीय साहित्य का उदय नाम किसने दिया है? तो आदिकाल को अपभ्रंश जातीय साहित्य का उदय नाम दिया है बच्चन सिंह ने। ठीक, चलिए फिर अगला प्रश्न है हमारा कि बिसलदेव रासों में बारहमासा का वर्णन किस खंड में किया गया है? ये तो सभी को पता है कि बिसलदेव रासों में बारहमासा का वर्णन मिलता है, पर इसके 4 खंड है ना, 4 खंड है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। तो किस खंड में किया गया है ये भी जानना जरूरी है। तो बिसलदेव रासों में बारहमासा का वर्णन तृतीय खंड में किया गया है, और 100% जवाब बिल्कुल सही आया है। ठीक, बिसलदेव रासों में बारहमासा का वर्णन तृतीय खंड में किया गया है।
चलिए अगला प्रश्न आप सभी से हमारा ये है कि 84 सिद्धों में साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान किसका है? क्या है? 84 सिद्धों में साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान किसका है? तो सरहपा बिल्कुल नहीं होंगे, कड़हपा भी नहीं होंगे, लुइपा है। ठीक, साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का है, ध्यान देना है। 84 सिद्धों में साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का है। चलिए फिर आगे आते हैं। आगे अब हमारा प्रश्न है कि हिंदी में दोहा चौपाई या कड़वक पद्धति का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी में दोहा चौपाई या कड़वक पद्धति का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि सरहपा है। 82% जवाब बिल्कुल सही आया है। ठीक, हिंदी में दोहा चौपाई या कड़वक पद्धति का प्रयोग करने वाले पहले कवि सरहपा है, ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि अपभ्रंश में कड़वक पद्धति का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि कौन हैं जिन्होंने अपभ्रंश में कड़वक पद्धति का प्रयोग किया? तो अपभ्रंश में कड़वक पद्धति का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि कौन हैं? तो आप सभी का जवाब क्या है? बिल्कुल गलत है, स्वयंभू नहीं होंगे। ठीक, अपभ्रंश में कड़वक पद्धति का प्रयोग करने वाले पहले कवि चतुर्मुख हैं। कौन है? तो चतुर्मुख है। 8% जवाब केवल सही आया है। कितना? 8%। ठीक, अपभ्रंश में कड़वक पद्धति पूछ रहा है ना, दोहा चौपाई नहीं पूछ रहा है। दोहा चौपाई पूछेगा तब हम स्वयंभू को बताएंगे। कड़वक पद्धति का प्रयोग करने वाले पहले कवि चतुर्मुख हैं, ये ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बिल्कुल यही आप लोगों का अंतिम प्रश्न था और आप लोगों ने इसका जवाब बिल्कुल 92% लोगों ने गलत दिया है। 8% केवल सही जवाब आया है कि अपभ्रंश में कड़वक पद्धति का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि चतुर्मुख हैं। ठीक, अब आप लोग देख लीजिएगा किसने गलत बताया था, किसने सही बताया था। चलिए तो अब क्लास को क्या किया जाएगा? क्लास को यहीं पे ब्रेक किया जाएगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा प्रश्न हो गए थे, कई दिनों से नहीं बन पा रहा था वीडियो। ठीक, तो इसीलिए सोचे कि बना दे ताकि आप सभी को सही जवाब पता चल जाए। आप सभी से देखिएगा, पढ़िएगा, नोट करिएगा। ठीक, आप सभी को बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, तब क्लास को यहीं पे हम ब्रेक करते हैं।